Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we will continue with graph which is a mathematical tool for physics. जैसे हम लोग लास्ट टाइम ग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको इंडिकेट करते हैं और किस कंडीशन पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस समय हम लोगों ने समझा था कि कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन जो होता है दो वेरिएबल में हो या एक वेरिएबल में हो, इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। उसी प्रकार से आपके दिमाग में एक बात आना था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे ख्याल से शायद कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में होता होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग कई बार ऐसा भी लिखते हैं, जैसा लिखना कुछ ऐसा हो कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये दोनों ही जो होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे अब से कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो रहेगा वो एक टाइप का, जैसे लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जिस फिगर को रिप्रेजेंट करता है वो फिगर होता है पैराबोला। वो रिप्रेजेंट करता है एक फिगर जिसको कहते हैं पैराबोला। ये पैराबोला जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमिलियर फिगर नहीं है जिसको आप लोग पढ़े हैं या जिसके बारे में आप जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं और कैसा दिखता है पैराबोला हम लोग समझते हैं इसको देखकर। ठीक है, जैसे अब इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन पे एक पैराबोला कैसा दिखता होगा। एक जनरल सा डायग्राम अगर पैराबोला को बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक इस प्रकार से बनेगा एक पैराबोला, लेकिन वो कैसा दिखता होगा, उसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जनरली हम लोग जो पैराबोला के बारे में बात करेंगे, स्पेशली हम लोग जो फिजिक्स के लिए जो पैराबोला का रिक्वायरमेंट होगा, वो पैराबोला का इक्वेशन कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में होता है। जैसे हम लोग के पास एक होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, या y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, या x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, या x इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। इस तरह का जनरल फॉर्मेट हम लोग देखेंगे और ये जनरल फॉर्मेट वाला पैराबोला कैसा दिखता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आता है। सपोज हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसमें a क्या है? तो a बेसिकली कांस्टेंट है और a से क्या फर्क पड़ने वाला वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कैसा दिखता होगा। तो देखिएगा ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की अगर बारे में बात करें तो देखोगे आप x का वैल्यू बढ़ने के कारण y का वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, लेकिन स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ता है। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमारा जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक, ये इस प्रकार से दिखेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग कभी ऐसा लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो उस सिचुएशन में हमारा जो पैराबोला होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। माइनस बोलने का मतलब ये इस तरह से दिखेगा, और ये जहां पर टच करता है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये जहां पर टच करता है इसको वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बोलते हैं, यहां पर भी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। तो मतलब ये दोनों ही ओरिजिन को टच करता है, देखेंगे ध्यान से। तो ये हमारे पास दो पैराबोला का इक्वेशन जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पैराबोला कैसा दिखता होगा। ठीक है, तो कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर इक्वेशन आपको दिखता है तो इट विल रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ पैराबोला। बोलोगे सर a का वैल्यू अगर बढ़े या कम हो तो क्या होगा? कुछ नहीं, a का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये पैराबोला का जो ये फैलाव दिख रहा है ये फैलाव और बढ़ेगा, और a का वैल्यू कम होगा तो फैलाव हम लोग का बढ़ेगा। इस प्रकार से इसमें चेंजेस आता है।
इसे हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, ना जानने की जरूरत है, हमको बस ये सिर्फ देखना दिखता कैसा होगा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर मान लेते कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, उसको भी एक बार देखते हैं हम लोग। अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखिएगा, इसमें जैसे मान लेते कभी ऐसा दे दिया आपके पास कि x इज इक्वल टू, सपोज ऐसा दे रहा है आपको x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। अगर x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर है तो वो वाला पैराबोला आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आपको ये ऐसा दिखेगा, ऐसा और ये ऐसा। वैसा अगर हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर रहा तो इसका पैराबोला हमको कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो आपको थोड़ा सा ना मेमोराइज कर लेना है कि कौन सा इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमारा जो ग्राफ है या फिगर जो है वो कैसा दिखता होगा। ठीक है, अब जैसे बोलोगे सर इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, तो चलिए इसका फिजिक्स में यूज देखते हैं हम लोग। अब देखिए, आपको जैसे सपोज बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाइए, तो कभी भी किसी भी चीज का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले वो किस प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी बोला है, तो मतलब आप देख रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ये दिखता है, और m और हाफ जो है ये कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। अब आप इमेजिन कीजिए, इस काइनेटिक एनर्जी को देखिए y एक्सिस से रिप्लेस कर दिया और वेलोसिटी को मैंने x एक्सिस से रिप्लेस कर दिया। तो अब आप देख के देखिएगा क्या ये इक्वेशन इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको दिखता होगा। देखिएगा, मतलब y एक्सिस की जगह काइनेटिक एनर्जी है, x एक्सिस की जगह हमारे पास वेलोसिटी है, और इसलिए और ये जो हाफ m है ये कांस्टेंट a की तरह बिहेव कर रहा है। और शायद मैंने आपको अभी बताया था कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में होता है, मतलब हमारा जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज हाउ रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज हेल्पिंग टू एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास, चलिए एक सिचुएशन देखते हैं। आपको बोल रहा है यहां पर कि आप एक काम करो, एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल रेस्ट से चलना चालू करता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब रेस्ट से बोला है तो रेस्ट से बोल रहा मतलब u का वैल्यू 0, और बोलता है विच मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू आप कांस्टेंट मान लीजिए। अब आपसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बताइए। दैट मीन्स आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है। मतलब एक एक्सिस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे और दूसरे एक्सिस को हम लोग क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, और आपको इसका ग्राफ बताना है। तो अब सवाल उठता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का कौन सा रिलेशन आपको दिमाग में आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा, हम एक इक्वेशन देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से चालू हो रहा है तो u का वैल्यू 0 और हाफ ए तो कांस्टेंट है, तो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन जा रहा होगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप देखिएगा y एक्सिस का जगह कौन ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस की जगह कौन ले रहा है, देखिए यहां पर टाइम। तो अब आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको ये कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर देखते हैं तो उस सेंस में देखा जाए तो हमारा इक्वेशन ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि a की जगह यहां पर 1/2a है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो यहां से देख के आप इसका जो इक्वेशन बनाओगे, s वर्सेस t का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, अब आप सोच के देखिएगा, y इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, तो ये ग्राफ आपका ऐसा बनना चाहिए, और ऐसा लेके हम लोग ऐसा बनाएंगे। अब यहां पर आप बोल सकते हो कि सर आपने इधर पे डॉटेड लाइन क्यों बनाया, इसको पूरा क्यों नहीं बनाया, सॉलिड क्यों नहीं बनाया। तो देखिए,
मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है कि ग्राफ हमारा ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स का एक लिमिटेशन है। फिजिक्स का लिमिटेशन ये है कि अगर कोई ग्राफ आप इस तरफ बनाते हो तो इस तरफ देखोगे टाइम का वैल्यू क्या है बताओ, नेगेटिव है, और हम लोग को पता है कि रियल सिचुएशन में टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो ग्राफ रहेगा वो एक पैराबोला का एक पार्शियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से हम लोग एक पैराबोला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग किस प्रकार से फिजिक्स के डिफरेंट सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा कुछ और ग्राफ देखते हैं। अब देखिएगा, एक रिलेशन आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस वे, ऐसा हो सकता है, या y इज इक्वल टू माइनस a बाई एक्स, कुछ भी इसी फॉर्मेट में हम लोग का इक्वेशन हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि y और x में ही हो, ऐसा भी हो सकता है x इज इक्वल टू a बाई वाई, या x इज इक्वल टू माइनस a बाई वाई। जब कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखता होगा तो यहां से इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आइदर लिख सकते हो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और यहां से क्या रिप्रेजेंट होता है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। कुछ भी लिखा जा सकता है यहां पर विथ नेगेटिव साइन, देखिएगा जैसा भी लिख सकते हैं। इस वाले इक्वेशन को आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, देखो दोनों का मतलब एक ही होता है। अब चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो यहां से x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई, या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 बाई एक्स, y। जब कभी आप ऐसा एक्सप्रेस करते हो तो इस तरह का रिलेशन सिचुएशन जो होता है एक नए टाइप के फिगर को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज हाइपरबोला। ध्यान रखेंगे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा फिजिक्स में ऑलमोस्ट जितने भी ग्राफ्स बनते हैं पूरे फिजिक्स में, मान के चलिए उसमें लगभग 50% ग्राफ हमारा हाइपरबोला पर रिप्रेजेंट करता है। और ये एक स्पेशल टाइप का हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला एग्जैक्टली ऐसा इक्वेशन नहीं होता, लेकिन हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला को पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे कहेंगे हम लोग क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा इस तरह के इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते होंगे, दिखता कैसा होगा। तो चलिए वो दिखता कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दिखने की जब बात आती है हम लोग को, तो उस समय कुछ ऐसा दिखता है। ये ऐसा ले लेते हैं हम लोग, दो सिचुएशन ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से ना, ये रहा और ये ऐसा रहा। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो रहेगा वो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये पेयर में होते हैं हमेशा, या फिर ऐसा या ऐसा। अब आप बोल सकते हो सर ये किसके लिए, ये किसके लिए। तो ये वाला जो ग्राफ होता है ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का ग्राफ होता है। और अगर ऐसा बनता है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। और ध्यान रखना इस ग्राफ में कभी भी आप ये कर्व जो आ रहा है ना, इस लाइन को टच नहीं करेगा। ये ग्राफ हमेशा ऐसा करके ये जाके इन्फिनिटी में टच करता है, ये मानते हैं। और इस नाम से ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ये एक्सिस दिखता है ना, इनको इस ग्राफ का एसिम्प्टोट्स कहते हैं। तो इतना आपको ज्यादा एडवांस में जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जो चीज बताया उस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ग्राफ किस इक्वेशन से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ग्राफ किस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल से बताता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर आपको एक सर्किट दिख रहा होगा। इस सर्किट में बता रहा है कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, और रेजिस्टर जो बोलता है वो एक वेरिएबल रेजिस्टर है, मतलब जिसके वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब आपको बोलता है कि चलो एक सिचुएशन के हिसाब से आपसे बोलता है कि आप इसमें रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा
कि करंट के फ्लो में भी हम लोग का कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। क्वेश्चन आपका ये आता है यहां पर कि बोलता है कि आप इस सिचुएशन के लिए करंट और रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाइए। अब आप सोचोगे कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ, तो पहले तो करंट और रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आप बोलोगे सर हम लोग एक चीज पढ़ते थे, ऐसा कुछ V इज इक्वल टू आई आर, कोई रिलेशन एक पढ़ते थे। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखते थे, I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे V बाई आर। ठीक है, यहां से V बाई आर देख सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर आप चेंज क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आर को चेंज करोगे तो आई में भी क्या होगा, चेंज होगा। और वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट दिया है, तो मतलब आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि आई जो है, आपको लगता नहीं वी अगर कांस्टेंट ले ले तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखिए इस रिलेशन को देख के ही आप तुरंत बता सकते हो कि सर ये इनवर्स रिलेशन है। और हमेशा एक इनवर्स रिलेशन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। और इस कारण से अगर मैं आई वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा टाइप का होना चाहिए। कैसे, इनवर्स रिलेशन का ये ऐसा बनना चाहिए, ठीक, और ऐसा भी बनना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बना रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा नहीं बना रहा हूं कि अगर ग्राफ मैं इधर पे बना दूं तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव आ जाएगा, और हमको पता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस इज नॉट अलाउड, नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता है। इस कारण से इस तरह का ग्राफ हमारे लिए अलाउड नहीं है। तो ग्राफ में सिर्फ हम इस पॉजिटिव एक्सिस को ही शो करेंगे, जिसमें आप ये देख रहे हो कि करंट और रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन दिख रहा है आपको यहां से दिख रहा होगा। और कितना अच्छा दिखता है देखिएगा कि आप जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाओगे ये पूरा वैल्यू कम होगा, मतलब करंट का वैल्यू ग्रेजुअली क्या होगा, फॉल होता जाएगा। तो देखिए आर का वैल्यू आप बढ़ते जाइए, देखिए करंट का वैल्यू ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है, फॉल होता जा रहा है। तो इट विल रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे हम लोग, आगे जाके इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो हमको पता है कि कॉस होता है, साइन होता है, टैन होता है, कॉट होता है। हमको इतना सारा नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ कॉस और साइन फंक्शन के बारे में हम लोग को बात करना है। तो जैसे मान लेते कभी कोई हम लोग का इक्वेशन ऐसा रहा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, सपोज इस तरह का इक्वेशन रहा, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो इक्वेशन होता है, जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। और शायद आपको इसका वैल्यू पता होगा, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद करने के बोला था, तो अगर उसको देखते हो तो आपको दिखता होगा कि y और x का वैल्यू के साथ जैसे जैसे आप एंगल का वैल्यू बढ़ाते हो, पहले 90 डिग्री तक तो साइन का वैल्यू बढ़ता है, फिर उसके बाद गिरना चालू होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर जीरो आ जाता है। तो वैसे ही अगर सोचा जाए तो यहां पर भी y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ भी कुछ आपका ऐसा ही बनता है, इस तरह से बनता है ग्राफ हमारा। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। ये जो जगह होता है ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा पीक दिख रहा होगा ये हमारा होता है 90 डिग्री वाला लोकेशन होता है, और जो लोअर लेवल पे सबसे ज्यादा पीक में पहुंचता है वो बनता है 270 डिग्री वाला लोकेशन होता है, और ये जो जगह होता है अगेन 360 में आ जाता है। इसको फिलहाल अभी आप दिमाग में रखे रहिए, हम लोग इस चीज को और जब हम लोग आगे जब नेक्स्ट चैप्टर में आगे के चैप्टर में यूज करेंगे तब मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। अब जैसे हमारे पास एक और इक्वेशन आता है कि वो होता है y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x। तो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि वो डिफरेंस जो होता है, जैसे आपको पता है कि cos का वैल्यू अगर आप ध्यान से टेबल में देखते हो पहले 1 होता है, उसके बाद धीरे धीरे गिरना चालू होता है, मतलब उसका वैल्यू फॉल करता है, उसके बाद फिर नेगेटिव में चला जाता है, फिर पॉजिटिव में वापस आ जाता है। मतलब जो cos का ग्राफ रहता है वो कुछ आपका कुछ ऐसा बनता है। ठीक ऐसा ही साइन के ग्राफ जैसा ही बनता है, बट थोड़ा सा शुरुआत का तरीका अलग होता है। इसमें देखोगे शुरुआत जीरो से होता है, यहाँ पे शुरुआत मैक्सिमम से होता है, यहाँ पे खत्म होता है जीरो पर, ये खत्म होता है मैक्सिमम पर। बाकी चीज तो आपका एज इट इज रहेगा। तो मैं अगर बोलूं कि ये कौन सी जगह पर क्या होता होगा, तो आपको पता है जीरो, जब कॉस का वैल्यू जीरो कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, और नेगेटिव वैल्यू आपको -1 कितना मिलता है, 180 डिग्री में मिलता है। तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया, ये वाला वैल्यू 270 हो गया, और फाइनली ये जो वैल्यू आ गया ये हो गया हमारा 360।
तो इस तरीके से आप इसके वैल्यूज को बहुत अच्छे से ग्राफ के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। बहुत ज्यादा अभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो कॉस और टेन का ही ग्राफ अच्छे से आप समझ के रखिए। और भी प्रकार के जो ग्राफ होते होंगे उसकी जरूरत हमको फिलहाल फिजिक्स में नहीं होता हमको। ठीक है, चलिए आगे का ग्राफ देखते हैं हम लोग। देखिए अब आता है हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शन ग्राफ। अब ये स्पेशल फंक्शन ग्राफ कैसा है, मतलब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके बारे में फिलहाल अभी आपने नहीं पढ़ा है, बस मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं और उसके बारे में थोड़ा बहुत बाद में जाके आगे पढ़ेंगे। जैसे एक ग्राफ होता है, एक इक्वेशन होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होता है वो एक्चुअली कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में होता है। आपने ये टर्म हम लोगों ने काफी सारा सुना होगा, ये टर्म कि नाउ द कंट्रीज प्रोडक्शन इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। ये टर्म इंग्लिश में बड़ा सुंदर लगता है, बट एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बहुत तेजी से। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर आपको दिख रहा है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा दिखता है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमारे समझ में आएगा। ये रहेगा y, ये रहेगा हमारे पास x, ठीक है, और ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये ऐसा और ये ऐसा बढ़ता हुआ जाएगा। ये होगा हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहेंगे। ठीक है, कोई भी, और यहां पर बोले सर ई क्या चीज है, ई कुछ भी नहीं, आप एक नंबर एज्यूम करके चलिए कि एक नंबर इज नथिंग, इट इज अ नंबर, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप दिमाग मत लगाना इसमें। ठीक है, नंबर में 2, 3 फिर 4 क्या होता है उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, एक और ग्राफ होता है, एक और चीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम। तो लॉगरिथम भी एक तरह का सिचुएशन होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन भी कुछ ऐसा होता है कि y इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं log x। अब आप बोलोगे सर ये नया क्या चीज होता है, लॉन क्या ln x लिखा है, ये क्या चीज होता है? तो ये जो चीज है इसके बारे में मैं आगे के चैप्टर्स में, आगे के लेक्चर्स में आपको इसके बारे में बता दूंगा। बट फिलहाल अभी जान के रखिए ये भी एक प्रकार का फंक्शन होता है और इस तरह के फंक्शन को भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कुछ ऐसे, और उसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन से बताएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ या जो रिलेशन होता है हम लोग का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनता है। तो ये बन गया हम लोग का लॉगरिथमिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सब ऐसा मत समझना यूज नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं ये ग्राफ जो है केमिस्ट्री में भी आपका यूज होता है। केमिस्ट्री में इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। अब कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको जब सिचुएशन आएगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली इसको फिजिक्स में आपको इंप्लीमेंट करके नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पर अभी हम लोग को बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट है, जानना पड़ेगा, तब मैं आपको ये सब यूज करके बताऊंगा। ठीक है, एक स्पेशल सिचुएशन है यहां पर, थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पर स्पेशल सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास 3 इक्वेशन दिया हो। देखिए y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये आपको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक इक्वेशन है बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। और एक है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ये भी एक एक्सप्रेशन है बट ये भी आपका कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। लेकिन आपको पता है इन तीनों ग्राफ को जब देखोगे तो तीनों ग्राफ एक टाइप का दिखता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मैं उसी चीज को यहां डिस्कस करूंगा क्योंकि हमको आगे जाके आगे के चैप्टर्स में इसका खूब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, और अगर आपका इसका प्रॉपर डिफरेंसेस नहीं पता होगा तो आप गलती कर दोगे। तो चलिए कैसा वो सिचुएशन हो सकता है। जैसे मैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ बनाता हूं, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमारा कुछ मैं थोड़ा सा बड़ा में ऐसा दिखाता हूं। इट इज समथिंग लाइक दिस वे। ये बन गया y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। वही अगर आपको दिखाना होगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वो भी आपका ऐसा ही दिखेगा, लेकिन वो ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा स्लोपी दिखेगा। मतलब ये बनेगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब आपके पास आता है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ हमारा ऐसा दिखाई देगा, कुछ ज्यादा ही हमारा क्या होगा, स्लोपी होगा। तो ये बन जाएगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो देखिएगा आप तीनों ग्राफ को थोड़ा समझिएगा कि जितना ज्यादा
डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसका पावर जितना बड़ा होगा ग्राफ में उतना ज्यादा क्या होगा, स्लोपीनेस आएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि इसका यूज हमको क्लास 11th में भी करना है और इसका यूज क्लास 12th में भी करना है। एंड प्लीज मैं आपको एक चीज इसमें थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। मैं अभी जो भी वीडियो लेक्चर्स बता रहा हूं, मुझे जहां तक लग रहा है कि आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि यहां पर वीडियो लेक्चर्स में क्या हो जा रहा है कि आपके पास एक कलेक्शन रह रहा है जिसको आप चाहो तो बार बार रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, और इसीलिए क्या होगा, आपको चीजें अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी और जो अभी बेसिक जो मैथमेटिकल टूल्स बता रहा हूं आपको फॉर फिजिक्स, उसको तो आप बहुत बार देखिए, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में फीड होता जाएगा, उतना अच्छे से आपसे ये बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे के लेक्चर्स में ग्राफ में हमको बस फिलहाल इतना ही पढ़ना था, बाकी जो जरूरत होगा हम लोग आगे जाके और देखेंगे। सो आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में कुछ और चीजें देखेंगे। सो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।